साथियों, ये मेला आपका है, ये प्रांगण भी आपका है और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं, कार्यकर्तागण हो चाहे मेले में आए बंधुजन हो, वो एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था न उपस्थित है। भाई विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई माननीय अरविंद कुमार पंकज जी। साथियों, सबसे पहले मैं क्रांतिकारी धरती माही पीढ़ी ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने माननीय प्रदीप माही जी की लाज मान सम्मान को बरकरार रखा और आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए माही ग्राम सभा एवं आजू बाजू समस्त ग्राम सभा के निवासियों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, एक वो समय था जब प्रदीप भाई यहाँ पे कार्यक्रम किया करते थे तो इसी ग्राम सभा के लोग उस कार्यक्रम को में अड़चन पैदा करने के लिए कार्यक्रम के स्थल के बगल ही वो अलग से डीजे या बाजा बजाने का कार्य करते थे। अर्थात उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से प्रदीप माही जी का कारवा या कार्यक्रम सफल। लेकिन आज हम सब के बीच में बड़े भाई माननीय प्रदीप माही जी नहीं हैं, लेकिन ये विशाल जनसैलाब इस बात का गवाह है कि हम आपके प्रत्येक विचारों में प्रदीप माही जी जीवित है। साथियों, और प्रदीप माही जी का कारवा कोई उनका खुद का मकसद नहीं था, बल्कि हमारे महापुरुषों ने जो जिस मकसद को निर्माण किया, जिस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी को लगाया, उसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रदीप माही जी भी जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। हमने प्रदीप भाई से बहुत कुछ सीखा है और आज उन्हीं की बदौलत हम लोग मंचों पे बहुत सारी बातें हैं या बोलना या समाज के बीच में बात रखना, हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखे हुए हैं और उनके साथ में हम लोग लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया साथ में। साथियों, तो साथियों, आज 7वें बौद्ध महोत्सव के अवसर पर इस माही ग्राम सभा के लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन विषय रखा गया है, जिसमें आप सब लोगों को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर उस विषय का मकसद क्या है, उस विषय को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है। साथियों, जैसा कि साथियों दूसरा विषय है समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज निर्माण में बुद्ध धर्म एवं भारतीय संविधान की उपयोगिता। साथियों, आज जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, कौन सी विचारधारा? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। उस विचारधारा को हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन दुनिया के अदर कंट्री के लोगों ने उस विचारधारा को फॉलो किया और फॉलो करके दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। चाइना को आप देख लीजिए, वहां पे तथागत बुद्ध की विचारधारा है। जापान को आप देख लीजिए, वहां पे तथागत बुद्ध की विचारधारा है। यानी दुनिया के लोगों ने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो करके दुनिया में शक्तिशाली एक शक्ति का निर्माण किया, एक दुनिया में अलग पहचान बनाया। लेकिन हमने अपने ही महापुरुषों की विचारधारा को नहीं फॉलो किया, जिसके वजह से आज हमारे समाज में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ, छुआछूत का निर्माण हुआ, भेदभाव का निर्माण हुआ। यानी समाज में जितनी भी समस्याएं निर्माण हुई, उसके जिम्मेदार पहले नंबर पे हम ही हैं, क्योंकि हमारे आपके महापुरुषों ने समस्याओं का समाधान करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया, विचारधारा का निर्माण किया, एक उद्देश्य निर्धारित किया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने साथियों उस उद्देश्य, विचारधारा
और उस मकसद से भटक करके हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ किया तो जाति का संगठन निर्माण किया। यदि हम लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो सिर्फ जाति का संगठन निर्माण किया और अपने जाति के लोगों के बीच में उठना बैठना ही हम पसंद करते हैं। इस वजह से आज समाज में समता नहीं दिखाई दे रही है। आखिर समता का मतलब क्या है? समाज में सारे लोग एक समान होने चाहिए। समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच नहीं होना चाहिए, कोई नीच नहीं होना चाहिए, ना कोई अमीर होना चाहिए, ना कोई गरीब होना चाहिए। यानी समाज में सभी व्यक्ति, स्त्री पुरुष सारे लोग एक समान होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं समतावादी व्यवस्था। दूसरा है साथियों स्वतंत्रता। यदि आपके अंदर समानता हो लेकिन व्यक्ति को यदि स्वतंत्रता खत्म कर दिया जाए तो वो समानता किसी काम की नहीं होती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि मेरा पढ़ने का विचार है तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए और मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यानी मैं अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय को अपना सकता हूँ, किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। यानी हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तथागत बुद्ध जी की दूसरा सिद्धांत था साथियों। तीसरा है साथियों बंधुता। यदि हमारे अंदर बंधुत्व की भावना ही ना हो तो समता स्वतंत्रता सब बेकार है। यदि हमारे अंदर बंधुत्व की भावना ना हो, भाईचारापन की भावना ना हो, हम लोग आपस में यदि बंधुत्व की भावना नहीं रखेंगे, भाईचारा की भावना नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर वो चीजें नहीं निर्माण होंगी जो हमारे महापुरुष समाज में निर्माण करना चाहते थे। हमारे महापुरुष समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। यानी जिस समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज निर्माण हो जाएगा, वो समाज, वो देश शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। यही वजह है कि प्राचीन काल का आप अगर इतिहास उठा के देखिए तो पूरे दुनिया के लोग भारत को विश्व गुरु कहते थे। क्यों विश्व गुरु कहते थे? क्योंकि हम अपने महापुरुषों को, सिद्धांतों को फॉलो करते थे, इसलिए हम दुनिया में पहले नंबर पे थे। दुनिया में हम पहले नंबर पे थे। आज अगर हम इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें या जीडीपी की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान क्या है आप लोगों को पता है। लेकिन अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक किताब लिखा आइडिया ऑफ जस्टिस। उस किताब में लिखा कि पहली शताब्दी में भारत का जीडीपी 31% था साथियों। 31% का मतलब क्या है कि यदि पूरे दुनिया में यानी इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सभी देश की इकोनॉमी अर्थात यदि पैसे को इकट्ठा किया जाए तो समझाने के लिए बता रहा हूं, यानी यदि पूरे दुनिया के पैसे को इकट्ठा किया जाए तो पैसा इकट्ठा हो 3 रुपए, उसमें से 1 रुपए भारत का होता था, 2 रुपए में पूरा विश्व होता था साथियों। ये थी इकोनॉमिक व्यवस्था। अर्थात भारत का जीडीपी उस समय 31% होता था। दुनिया के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। आज जब भी मेरिट डेवलपमेंट की बात होती है या फिर विकसित या फिर विज्ञान या तर्क की बात होती है तो हम तुरंत फौरन कहते हैं कि पश्चिमी देश, यूरोपीय देश ही इस मामले में सबसे आगे है और वहीं पे ज्ञान विज्ञान का उदय सबसे पहले हुआ। मैं कहता हूं यह बात 200% गलत है। कैसे 200% गलत है साथियों? क्योंकि यदि सबसे पहले शिक्षा, साधन, विज्ञान, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति
संस्कृति का यदि सबसे पहले कहीं पर उदय हुआ पूरे दुनिया में, तो साथियों भारत में हुआ। आप पूछेंगे कैसे? तो साथियों अभी आप गूगल पे सर्च करिए कि पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो साथियों आज भले ही वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में हो, लेकिन प्राचीन काल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश यानी तमाम जो ये देश के टुकड़े हुए हैं वो सारे भारत के अंग थे और भारत के ही अंतर्गत थे। तो यानी यदि सबसे पहले यदि पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय का निर्माण भारत में हुआ, तो ज्ञान विज्ञान का उदय अमेरिका में होगा क्या? यदि सबसे पहले सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का निर्माण हमारे आपके पुरखों ने किया, तो ज्ञान विज्ञान का उदय इंग्लैंड में कैसे हो सकता है साथियों? तो सबसे पहले ज्ञान विज्ञान का उदय हमारे आपके पूर्वजों ने किया। पूरे दुनिया में सबसे पहले सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान का उदय यदि कहीं पर हुआ तो भारत में हुआ साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में, या फिर प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, प्राचीन विश्व इतिहास की बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों में से एक था साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि जहां पर 60,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षण अध्ययन करते थे, यानी पठन पाठन करते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत इतनी अच्छी थी, इतनी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि 60,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां पे पाठन करते थे और 10,000 से ज्यादा शिक्षक वहां पे पढ़ाने का कार्य करते थे। यानी एक शिक्षक के अंदर 6 छात्र होते थे। यानी उस शिक्षक की जिम्मेदारी होती थी कि आपके अंडर में 6 छात्र हैं, उन छात्रों के अंदर हर प्रकार की मेरिट, हर प्रकार के गुण, हर प्रकार की योग्यता का निर्माण करो, ये जिम्मेदारी शिक्षक की होती थी। क्या वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है? आज भारत में हम देखते हैं कि एक क्लास में 250, 300, 400 विद्यार्थियों का एडमिशन होता है और एक शिक्षक ही पढ़ाने जाता है। अगर एक शिक्षक के अंदर 250, 300 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे तो क्या वह शिक्षक सभी विद्यार्थियों पर नजर रख सकेगा? क्या वो कतई नजर नहीं रख सकता। वो इस बात को भी नहीं बता सकता कि हमारा कौन सा विद्यार्थी लिखने में तेज है, हमारा कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, हमारा कौन सा विद्यार्थी किस विषय में तेज है। ये बात शिक्षक को भी नहीं पता होती है। इस वजह से विद्यार्थियों में मेरिट निर्माण नहीं होती है। तो मेरिट डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे पुरखों ने निर्माण किया, ताकि एक शिक्षक के अंदर उतने ही छात्र रखा जाए जितने के शिक्षक उन छात्रों पर नजर रख सके और उन छात्रों को हर प्रकार की शिक्षा और हर प्रकार से योग्य बना सके। इसको कहते हैं मेरिट डेवलपमेंट। लेकिन वर्तमान में क्या है साथियों? जो हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने 2005 में खत्म किया। जो सरकारी विद्यालय में कम से कम साल में 2 बार टेस्ट होता था, एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, एक वार्षिक परीक्षा होती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का नया कानून बनाकर उस व्यवस्था को खत्म किया और कहा कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा, अर्थात इनकी परीक्षा ही नहीं ली जाएगी। जब हमारे समाज के विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 8 तक कभी उनका टेस्ट ही नहीं लिया जाएगा, तो उस विद्यार्थी के अंदर मेरिट कैसे निर्माण होगा? तो हम लोगों को समझना होगा कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया। हम आपको आगे बढ़ाने के लिए, हम आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, हम आपको शासक बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने अपने पुरखों के सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया। और जिन लोगों ने फॉलो किया वो आज दुनिया में शक्तिशाली बने हुए हैं। वो दुनिया में अलग उनकी पहचान है। वो आए दिन अलग अलग खोज कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं?
सिर्फ तालियां बजाने का काम करते हैं। तो हम लोगों को अपने पुरखों के इतिहास को समझना होगा। इसी व्यवस्था को माननीय प्रदीप माही जी समाज में स्थापित करना चाहते थे। और एक समय यह था कि ये जो माही ग्राम सभा की ये जो नौजवान साथी है प्रदीप माही से घृणा करते थे और कहते थे कि फलाने आपका लड़का बर्बाद हो गया है, पढ़ता लिखता नहीं है, क्या होगा क्या होगा। लेकिन वही युवा आज उनके मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात संघर्ष किए, जिसका परिणाम ये रहा कि सातवां विशाल बौद्ध महोत्सव भारी सफलता के साथ संपन्न हुआ। तो आप लोगों को इस कारवां को रोकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ने देना है। तो आप लोग ऐसा करेंगे। समय का अभाव है साथियों, इसीलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। चंद लाइन बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यदि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने मिल जाते हैं। यदि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने मिल जाते हैं। दुनिया में जो लायक लोग होते हैं वो रास्ते खोज लेते हैं, और दुनिया में जो नालायक लोग होते हैं वो बहाने खोज लेते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर, निर्भर करता है ये बैठा हुआ समाज जो है कि निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप रास्ते खोज रहे हो या बहाने खोज रहे हो। यदि रास्ते खोज रहे हो तो हम लोग होंगे कामयाब, मन में है ऐसा विश्वास। तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।